नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ सम कास्ट या ट्राइब्स या ओबीसी, ये लगभग अगर आप देखें तो ओबीसी का तो चालू हो भी चुका है, पर अब वापस से डिमांड उठ रही है कि क्या हम जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसमें भी सब कैटेगराइजेशन करें या ना करें, और इसकी डिमांड आ रही है। आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तो सब कैटेगराइजेशन अमंग द शेड्यूल कास्ट, ये काफी न्यूज में चल रहा है। अभी शेड्यूल ट्राइब की ऐसी बात नहीं हुई है, पर शेड्यूल कास्ट का ऑलरेडी कुछ ना कुछ बातें चलने लगी हैं, और ये इलेक्शन बाउंड जो स्टेट्स है वहां पे ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर आप एक बार देखें कि अपने रिजर्वेशन के सारे आंकड़ों को अगर चेक करें कि परसेंटेज वाइज कितना परसेंटेज कौन से ग्रुप के लिए अगर आप देखें कि कोटा बना हुआ है, तो एसटी के लिए 7.5 है, एससी के लिए 15 है, ओबीसी 27 है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% के आसपास है, जो अगर आप टोटल देखें तो 59.50% रिजर्वेशन दिखता है। साथ ही में अगर आप देखें, दिस हैज टू मीन अ सब कैटेगराइजेशन अगर करना है तो क्या इसका मतलब होगा कि सेपरेट कोटा होगा फॉर सम कास्ट, जिसको डिलिनिएट किया जाएगा और इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए सेपरेट कोटा दिया जाएगा, पर विद इन द एससी कैटेगरी ओनली। अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जो आपका 15% का रिजर्वेशन है उसी के तहत कुछ कास्ट का और कोटा बना लिया जाएगा कि इनको इतना परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात की जा रही है, सो दैट इन्फ्लुएंशियल एससी कम्युनिटीज जो ऑलरेडी काफी लाभ ले चुके हैं उनका थोड़ा सा कम उनको कोटा मिले, और बाकी जिनको अभी तक नहीं मिला है वहां तक पहुंच सके। वैसे काफी बात उठ रही थी कि जो लास्ट माइल तक पहुंचना चाहिए था रिजर्वेशन अभी तक पहुंच नहीं पाया है। जब से हम आजाद हुए तब तक रिजर्वेशन पॉलिसी तब से चली रही है, पर अभी भी अगर आप देखें तो उन लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा है जहां लास्ट माइल की आप बात करते हैं कि आखिरी घर तक ये पहुंच जाए, अभी नहीं पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी हैं, कास्ट भी हैं, जो अभी भी अनअवेयर है कि ऐसी पॉलिसीज चलती हैं। उन तक पहुंचने की यहां पे बात दिख रही है साफ साफ सब कैटेगराइजेशन के तहत। ये बात चालू होती है तेलंगाना के राज्य में, जो कि अभी स्टेट इलेक्शन बाउंड है। वहां पे दो कास्ट के बीच की बात है, एक है द मडिगास और एक है द मालास। डिमांड बाय द मडिगा कम्युनिटी इज गोइंग ऑन कि मुझे रिजर्वेशन या हमें रिजर्वेशन चाहिए। नियरली 17% एससी पॉपुलेशन इन तेलंगाना। तेलंगाना में अगर आप देखिए 17% एससी रिजर्वेशन है। मडिगास अकाउंट फॉर नियरली 50%, और उस 17% का अगर हम बाइफर्केशन करें तो 50% मडिगास है वहां पे, बट they argue that most opportunities are cornered by another influential SC community, that is the Malas. तो यहां पे कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी की बात हो रही है। दोनों ही सब कैटेगराइज्ड हैं एससी के तहत, पर वो चाहते हैं कि यहां पे भी सब कैटेगराइजेशन और बेहतर तरीके से हो कि पर्टिकुलर कास्ट को और ज्यादा रिजर्वेशन मिल सके उसी फ्रेमवर्क के तहत। मतलब 15% जो चीजें रिजर्व है उसी में हो सकता है कि 2-3% इनके लिए खास करके रिजर्व कर दिया जाए। तो मडिगास वर्सेस मालस की बात चल रही है तेलंगाना में। हालांकि ये बात सिर्फ वहीं की नहीं है, ये बात अगर आप देखेंगे तो बिहार के पासवान का भी यही एक प्रपोजल है, और यही अगर आप यूपी में देखें तो जाटव का भी यही प्रपोजिशन बार बार आता है। तो ऐसा नहीं है कि बस एक राज्य की बात है, आपको हिंट के तौर पे बोल रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन किसी भी कास्ट में किसी भी ग्रुप में किया जा सकता है। अगर इसके थोड़ा सा और आगे चले और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए दो चीजों की। आर्टिकल 341, अगर कुछ भी बदलाव होगा एससी के रिजर्वेशन के तहत तो आर्टिकल 341 का सहारा लेना ही पड़ेगा, और उसमें अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे काफी चीजें निकल के आ रही है। आइए समझने की कोशिश करेगा आर्टिकल 341 बोलता क्या है। आर्टिकल 341 का अगर आप पहला क्लॉज पढ़ेंगे, साफ लिखा है, प्रेसिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर मे स्पेसिफाई द कास्ट दैट वुड बी कंसिडर्ड एज शेड्यूल कास्ट। अब इसके बाद का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्लूड इन और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी सच कास्ट। इट कैन नोटिफाई, इट कैन मॉडिफाई, इट कैन ऑल्टर, इट कैन चेंज एंड इट कैन सबट्रैक्ट, इट कैन ऐड। दिस पावर रेस्ट विद द पार्लियामेंट, बट if the states want to do this, do they have the power? ये क्वेश्चन उठा था बार बार, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा भी ये क्वेश्चन कि क्या राज्य सरकार के पास पावर है कि वो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसमें कुछ कैटेगराइजेशन कर सकती है, कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ये बात उठ रही थी। तो आर्टिकल 341(2) अगर आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, गलत दिखता है कि यहां पे उनको पावर नहीं है। परंतु आपको बता दें, यहां पे लीगल प्रपोजिशन जब भेजा गया, ये सुप्रीम कोर्ट में बातें उठी कि क्या करना चाहिए। The government is to wait for a larger bench of the Supreme Court to be constituted, since the court has been requested to do so, and maybe the government can go ahead with the amendment itself, या खुद एक amendment ले आए
सब कैटेगराइजेशन के लिए और स्टेट्स को भी पावर दे दे, या फिर जजमेंट का वेट करे, क्योंकि ये केस ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। कैसे पेंडिंग है समझिएगा, इस बात को भी हम आपको इवोल्यूशन दिखाने की कोशिश करेंगे। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सच एन एक्सरसाइज। आपको याद होगा जी रोहिणी कमीशन ऑलरेडी इस चीज को चालू कर चुका है, जहां पे ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन की रिपोर्ट 2017 में रिपोर्ट बना था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कमीशन बना था, और 2023 में से रिपोर्ट अपना सबमिट किया। और यहां पे लगभग बातें की जा रही हैं कि ये शायद इलेक्शन में कुछ चीजें बदल सकता है अगर सब कैटेगराइजेशन को मान लिया जाए। जी रोहिणी कमीशन को अभी तक उस पब्लिक स्फेयर में नहीं रखा गया, हालांकि इतना जरूर बताया गया है कि यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन किया गया है ना। If this happens with the SC also, a lot of things can happen. 2004 की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन एंड आंध्र प्रदेश लॉ फॉर सब कैटेगराइजेशन। मतलब जहां राज्य सरकार ने अपने हाथ में पावर लिया टू कट डाउन द सब कैटेगराइजेशन, तो वहां पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। 2004 की बात है। 2020 five judge bench of the Supreme Court held that the state has the power. Now this was a change. It now says that state has the power. It says that state has the power, but to do so it requested a chief justice to refer this to a larger bench of 7 or more judges. पर एक बात तो तय है कि स्टेट को पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2020 में आता है, बट दिस केस स्टिल पेंडिंग टू द कोर्ट, इसीलिए कोई जजमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है और कोई अमेंडमेंट भी नहीं आ पा रहा है। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा 1994 में, पंजाब 2006 में, तमिलनाडु 2008 में, दे हैड ब्रिंग्ड अबाउट सम सॉर्ट ऑफ मोशन टू हैव सब कैटेगराइजेशन, पर ये सब पेंडिंग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पेंडिंग है। लेटेस्ट अभी आप अगर बात करेंगे, इसी साल के फरवरी में कर्नाटक ने भी यही चीज किया था, उसने भी मूव किया था कि कब सब कैटेगराइजेशन करना है मुझे एससी कोटा में, पर चूंकि ये सब सुप्रीम कोर्ट के अभी बाउंड है चीजें, तो अभी पेंडिंग ही चल रहा है। इन सबके बीच आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में एक ऑलरेडी 2006-7 में कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन। दिस वाज नेशनल कमीशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन, कि आखिर सब कैटेगराइजेशन कैसे हो, क्या हो, ये सब डिसाइड हुआ था कि कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट डिसएग्रीड विद दिस। और आप नीचे कमेंट करके, आपसे एक प्रश्न है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कब बने, ये कैसी बॉडीज हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। कौन सा आर्टिकल इनको पावर दे रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर आपको यहां बता दें कि नेशनल कमीशन जो कि सब कैटेगराइजेशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना था, उसके रिकमेंडेशन को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने खारिज कर दिया था, उसको बिल्कुल खारिज कर दिया था। खैर, अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात चल रही थी, तो आपको बता दें एफिडेविट एक फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, सेंटर ने फाइल किया, और सेंटर ने बात बोली कि 14 स्टेट जो हैं दे हैव डिसएग्रीड टू सब कैटेगराइजेशन, 7 स्टेट्स हैव अग्रीड, एंड दिस एक्चुअली स्टिल रिमेन्स इन लिम्बो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तो जमा है, सुप्रीम कोर्ट को अभी जजमेंट अपना देना है, पर यहाँ पे अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट ऑलरेडी स्टेट्स में बने हुए हैं। एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे उठ के ये भी आता है कि इन सच एन अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल टू नॉट जस्ट द एससीज। अगर आर्टिकल 341 में कुछ बदलती है चीजें, और अगर सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी अगर होता है, तो ये सिर्फ एससी की बात नहीं होगी, ये सिर्फ ओबीसी के लिए शुरुआत नहीं होगी, ये शेड्यूल ट्राइब्स में भी अपने आप एक शुरुआत बन जाएगी। तो एक पैंडोरा बॉक्स खुल सकता है, जिसमें आप एक ही कम्युनिटी, जिसको आप आज तक शेड्यूल कास्ट बोल रहे हैं, उसमें आप और सारी कैटेगरीज बनाते चले जा रहे हैं, और आपस में भेदभाव बढ़ सकता है, बहुत सारे डिस्टिंक्शंस बढ़ सकते हैं। और इसका फायदा उठाने के लिए आपको पता ही है कि पापड़ पॉलिटिक्स के हमेशा तैयार रहते हैं, सेके जा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट द इट इज फ्रॉट विद, सच स्टेप्स आर फ्रॉट विद, कि ये क्या एक बहुत बड़ा पैंडोरा बॉक्स तो नहीं खोल देगा, जहां पे बहुत चीजें फिर निकल के सामने आ जाएंगी, और ये होना लाजमी है अगर इसके ऊपर कोई भी लॉ बनता है तो। खैर, आपको एक चीज हम ये बताना चाहेंगे यहाँ पे, फेडरलिज्म। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो बोल दी है कि स्टेट्स भी कर सकता है सब कैटेगराइजेशन, तो ऑलरेडी अगर सेंटर कोई अमेंडमेंट लेके आता है, तो वो फेडरलिज्म के पावर के खिलाफ भी जा सकता है। यहां पे भी हमें थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि कैसा स्टेप लेना है। बट इफ सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द स्टेट्स कैन ब्रिंग अबाउट सब कैटेगराइजेशन, बट इफ द यूनियन ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट, वो भी चीजें फेडरलिज्म को बिगाड़ सकती हैं। और सब कैटेगराइजेशन अगर अलाउ किया गया, issues like creamy layer among SCs may arise and they can sharpen more distinctions, divisions. अब यहां पे जब एक कैटेगरी में ही आप सब कैटेगरीज बनाते चले जाएंगे, तो और विवाद खड़ा हो सकता है। खैर, इन सब से एक मुद्दा तो तय है, रिजर्वेशन वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था। अगर हमें वहां तक पहुंचाना है ताकि लास्ट उस इंसान तक पहुंच सके, उसके परिवार तक पहुंच सके, तो शायद सब कैटेगराइजेशन एक तरीका दिखता है। पर ये तभी संभव है जब लोग इसको बेहतर समझ सके, और स्वतः ही जो लोग ऑलरेडी लाभ ले चुके हैं वो स्वतः ही बोलें कि ठीक है, अब हमें लाभ लेने की जरूरत नहीं है,
हम नॉर्मल कैंडिडेट होके जनरल की तरह अब हम करेंगे, बाकी ताकि लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जहां तक अभी नहीं पहुंचा है। तो ये आप एससी का अभी तक सुन रहे थे काफ़ी चीज़ें, और आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ और जुड़नी है ऐसी ही एकेडमिक वाली बातों के साथ, तो आप हमें देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफ़ॉर्म पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे सीरीज़ होते हैं, जैसे करंट चाचा होता है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली न्यूज़ एनालिसिस में भी। और ये जो रैंकर्स आप पीछे देख रहे हैं 333 नंबर बड़ा है, आप अगले हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग काफ़ी कुछ करते रहते हैं, जैसे आपको एक्सटेंशन ऑफर भी दे रहे हैं ताकि आपका अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी बना रहे। अगर आप 12 महीने का भी कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 4 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। पर हाँ, ये सब तभी मिलेगा जब वहां पे आप एक कोड डालेंगे CMC। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, वी हैव दिस प्रयास बैच गोइंग ऑन फॉर 24 9 मंथ्स आर देयर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो देख लीजिए एक बार, जिसको भाग लेना है ले सकता है वो भी अच्छे तरीके से इसमें। फाउंडेशन बैच हमारा 2025 के लिए ऑलरेडी चालू है, 16 सितंबर से आप भाग ले सकते हैं, और ये हमारा अल्ट्रा कॉम्बैट हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, रजिस्टर करिए, CMC कोड डालिएगा ताकि आपका स्कोर हमें पता चल सके। और आपको बता दें, EMI फैसिलिटी अवेलेबल है, प्लस ऑफलाइन बैच हमारा फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम ऑलरेडी गोइंग ऑन, यू कैन जॉइन अस देयर आल्सो। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।